देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ रहे थे। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर, एक्सियल लाइन पर हमने इंटेंसिटी निकालना आप लोगों को सिखाया था। इस बार ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें हम निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति मतलब निरक्षीय रेखा, देखिए जो अक्षीय रेखा है उसके लंबवत जो रेखा होगी वो निरक्षीय रेखा हुई। जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव, ये -q चार्ज और ये +q चार्ज। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, रेखा है, इनको मिलाने वाली ये रेखा जो है इसको हम कहते हैं अक्षीय स्थिति, अक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा पर जब किसी बिंदु पर हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम उसको कहते हैं अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता। और इस रेखा के लंबवत, तो ये सब लंबवत हैं इस पर, इस रेखा पर लंबवत अगर कोई बिंदु है तो उसको हम कहते हैं निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता। तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वाटोरियल लाइन, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको समझने के लिए, इस टॉपिक पर जानने के लिए आपको देखिए एक आध चीजों की जरूरत पड़ेगी। बढ़िया है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे मान लिया हमने कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, इससे इस डायरेक्शन में थीटा कोण बनाते हुए कोई बल, कोई फोर्स F है। देखिए बहुत छोटी चीज है, ये आपको हाई स्कूल में बताया गया होगा, 11th में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर एक बार उसको रिपीट कर दे रहा हूं कि आपकी समझ में आ जाए। हमने मान लिया कि ये कोई एक फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, और वो बल क्षैतिज से, हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण बनाते हुए इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब मान लीजिए कि ये हमारी मेज है, एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कि हमारी उदाहरण के लिए ये कोई मेज है। इस मेज पर ये कोई एक पिंड रखा हुआ है, इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अगर हम इस डायरेक्शन में रस्सी बांधकर इसको इस तरह खींचेंगे तो ये कहां जाएगा, ये इस दिशा में चलेगा, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स, इस बल का कुछ हिस्सा इस डायरेक्शन में लग रहा है, मेज की डायरेक्शन में, जो इसको मेज की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। अब देखिए इसका इस दिशा में जो पार्ट होगा, जो हिस्सा होगा, वो कितना होगा, हमेशा के लिए जान लीजिए जिधर से कोण बनता है उधर उसका कॉस घटक होता है, रिजॉल्व पार्ट। इसको हम कहते हैं किसी बल के घटक निकालना, रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्सेस, रिजॉल्व पार्ट। तो F का इस डायरेक्शन में जो हिस्सा होगा, जो भाग होगा, वो होगा F cos थीटा। इस डायरेक्शन में F cos थीटा के कारण ये आगे बढ़ेगा मेज पर। तो अगर F का एक हिस्सा F cos थीटा हो गया जो इसको आगे बढ़ा रहा है, तो इसका दूसरा हिस्सा, इसका मतलब दो हिस्से हुए इसमें। एक हिस्सा तो F cos थीटा हो गया, तो अगला हिस्सा इसी के परपेंडिकुलर, F cos थीटा के परपेंडिकुलर। अब देखिए परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, नीचे भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये 90 अंश का कोण हो गया, लंबवत हो गया, और एक इसके इस डायरेक्शन में हो सकता है, ये भी 90 अंश का कोण हो गया, 90 एंगल हुआ। तो किस डायरेक्शन में होगा दूसरा हिस्सा, हमेशा ऊपर की तरफ होगा,
क्यों होगा? इसलिए कि इस एफ को बीच में आना चाहिए। अगर इसका लंबवत हिस्सा हम नीचे की तरफ लेते तो एफ बीच में ना आता। एफ को बीच में होना चाहिए, इसलिए एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में होगा और इसके परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में होगा एफ साइन थीटा। देखिए एफ के दो भाग हो गए, एक हो गया एफ कॉस थीटा, एक हो गया एफ साइन थीटा। अब ये बताइए एफ कॉस थीटा तो इसको आगे की तरफ ले जा रहा है, इस डायरेक्शन में ले जा रहा है। ये एफ साइन थीटा क्या कर रहा है? एफ साइन थीटा कर रहा है इस पिंड का जो भार था, भार मीन्स बल, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। भार हमेशा, द्रव्यमान और भार में अंतर समझ लीजिए क्या है। भार जो है वो हमेशा बल को हम कहते हैं। भार एक बल है। कैसा बल है? पृथ्वी किसी वस्तु पर जितना बल लगाती है, तो बल कितना लगाएगी? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान अगर इसका m है और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g है तो भार हो जाएगा mg, और वो किस डायरेक्शन में होगा? नीचे की तरफ होगा। भार हमेशा नीचे की तरफ होगा। तो ये एफ साइन थीटा क्या कर रहा है? इस mg को बैलेंस कर रहा है, उदासीन कर रहा है। वरना ये जितने ज्यादा होगा mg का मान, एफ साइन थीटा उतने ज्यादा होगा। एफ का हिस्सा फिर एफ साइन थीटा बहुत ज्यादा होगा। ये कितना होना चाहिए? mg के बराबर होना चाहिए। अगर ये mg के बराबर होगा एफ साइन थीटा तो ये एफ कॉस थीटा इसको अपने आगे की ओर बढ़ाएगा। तो यहां हमारा समझाने का मतलब यह है कि बल के घटक कैसे निकाले जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए जिधर से कोण बनता है उस तरफ कॉस घटक होता है और उस कॉस घटक के लंबवत साइन घटक होता है। और वो जिसका हम घटक निकाल रहे हैं, अगर बल का निकाल रहे हैं एफ का, तो एफ हमेशा बीच में रहेगा। एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा के बीच में इसको होना चाहिए। बीच का मतलब सेंटर नहीं। ये एफ इधर भी हो सकता है, एफ इधर भी हो सकता है, एफ इधर भी हो सकता है, किसी भी दिशा में एफ हो सकता है, लेकिन रहेगा एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा के बीच में ही कहीं ना कहीं। तो ये घटक निकालने की जरूरत अभी पड़ेगी, इसीलिए मैंने समझा दिया कि किसी भी बल के घटक हम कैसे निकालते हैं। जिधर से कोण बनता है उधर कॉस घटक होगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज इसमें जरूरत पड़ेगी ज्योमेट्री की, कि जैसे मान लिया हमने ये कोण थीटा है। अब अगर हम इसके समांतर एक रेखा ये खींच दें तो ये कोण भी थीटा होगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। चाहे जहां खींच दें समांतर रेखा, ये खींच दिया, ये कोण थीटा बराबर होगा। ये खींच दी हमने, इसके समांतर जितनी भी रेखाएं होंगी तो ये सारे कोण क्या होंगे? थीटा होंगे। दूसरी चीज ये कि मान लीजिए हमने ये एक त्रिभुज बन गया, ट्रायंगल बन गया। अगर ये दोनों भुजाएं आपस में आर्म्स इसकी बराबर हैं, दोनों की लेंथ बराबर है ये और ये, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। अगर इनकी भुजाएं बराबर हैं, आर्म्स इनकी बराबर हैं, तो एंगल भी, कोण भी बराबर होंगे। इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने इनको पहले से बता दिया। अब देखिए टॉपिक पर हम बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर। तो पहले तो हमने बना लिया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये माइनस ये प्लस। भाई डाइपोल क्या है? वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? परिमाण में बराबर और प्रकृति में विपरीत। तो परिमाण इसका भी क्यू है, इसका भी क्यू है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, मैग्नीट्यूड इसका भी क्यू है, इसका भी क्यू है, और नेचर दोनों का अलग अलग है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। इन दोनों को जब हम पास पास रखते हैं तो जो सिस्टम, जो निकाय बनता है उसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये पिछले वीडियो में हमने बताया है, समझाया है। इनके बीच की दूरी, ये इसका मध्यबिंदु हो गया, इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं 2l।
दोनों जो चार्ज रखे हुए हैं ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच की जो दूरी है वो 2l हमने मान लिया। अब देखिए हमको निरक्षीय स्थिति पर निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव को जो मिलाने वाली ये लाइन है इसको तो हम एक्सियल लाइन कहते हैं, इसके परपेंडिकुलर। तो चूंकि ये इतना पास पास है माइनस क्यू और प्लस क्यू कि इसका जो मिड पॉइंट है इस पर हमने एक 90 एंगल की लाइन बना ली। इसी को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। यह इक्वेटोरियल लाइन है। इससे मान लिया हमने कि इसकी डिस्टेंस r है, ये r डिस्टेंस है। इस पॉइंट पर इसका नाम हम कुछ दे दें c। ये इक्वेटोरियल लाइन जो है, निरक्षीय स्थिति जो निरक्षीय रेखा जो है, इस निरक्षीय रेखा के बिंदु C पर हमको यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। पहले अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हमको करना क्या है, क्योंकि जो करना है वो तो सबको मालूम है, बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं इसको, लेकिन ये तो पता हो कि हमको करना क्या है। हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल की निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु है जिस बिंदु पर हमको तीव्रता निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है। तो देखिए फिगर हमने बना लिया, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया, इनके बीच की दूरी 2l हमने मान लिया। इसका जो मिड पॉइंट है उसका नाम दे दिया हमने O पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। इससे r डिस्टेंस पर ये पॉइंट मिल गया हमको C। हमको इस C पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, ये माइनस क्यू की वजह से है, प्लस क्यू की वजह से है। तो हम माइनस क्यू की वजह से यहां पर निकाल लें इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस क्यू की वजह से निकाल लें और दोनों का बाद में रिजल्टेंट परिणामी निकाल लें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरी समझ से कोई कठिन चीज तो है नहीं। बस एक चीज थोड़ा सा इसमें समझना है कि माइनस क्यू से अगर हमको इंटेंसिटी निकालना है तो माइनस क्यू से ये डिस्टेंस हमको मालूम होनी चाहिए। अगर ये डिस्टेंस मालूम हो जाए तो इंटेंसिटी कितना होता है 1/4πε0। चार्ज क्यू है, डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे बस। ये डिस्टेंस कैसे पता लगेगा, ये डिस्टेंस, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। देखिए हमको ए सी निकालना है, ए सी हमको ए ओ मालूम। देखिए ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 एंगल हुआ, तो ए ओ का स्क्वायर और सी ओ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर के, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसको तो आपको कुछ समझना ही पड़ेगा ना कि आखिर ये हमको समकोण त्रिभुज मिल रहा है, राइट एंगल मिल रहा है, तो ये क्या होगा, राइट एंगल में क्या होगा, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माने एसी स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। AO कितना है, यहां से यहां तक, जब ये पूरा 2l है तो ये हो जाएगा l, तो ये हो जाएगा हमारा l स्क्वायर प्लस CO कितना है, CO R है, ये R का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमको मिल गया AC का स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए हमको AC पता लग गया, A से C, तो अगर A से C हमको पता लग गया तो अब इंटेंसिटी निकालने में क्या दिक्कत है बताइए, बहुत आसान हो जाएगा। इसी जब हमको AC पता लग गया, अब देखिए ये हमने B को C से मिला दिया। अब ये बताइए कि ये AC और BC ये दोनों बराबर होंगे ना, AC बराबर BC, AC बराबर BC, ये एंगल होगा हमारा थीटा, ये एंगल भी हमारा होगा थीटा। क्यों होगा, इसलिए कि ये दोनों भुजाएं, ये दोनों लाइन, ये दोनों आर्म्स बराबर हैं। अगर ये और ये बराबर है तो अगर ये एंगल हमने थीटा माना है तो ये भी
थीटा ही होगा। तो देखिए AC बराबर BC, इतना ये पोर्शन सब आपको रफ में प्रैक्टिस कर लेना है, एग्जाम में इतना निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसको तुम लिख सकते हो कि AC इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिखाई पड़ रहा है साफ साफ कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस COA समकोण त्रिभुज COA में AO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ये हमारा यहां से यहां तक जो पूरा L2L है तो ये L हो जाएगा L स्क्वायर, और ये R है R प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो AC बराबर ये अंडर रूट में हो जाएगा इसका स्क्वायर। ये बहुत आसान चीजें हैं, मैंने डिटेल में समझा दिया है। इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, वरना इसकी बहुत जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप इसको। अब ये हमको पता लग गया कि A से C तक की दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, एक बात। दूसरी चीज ये कि माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज के कारण ये पॉइंट C जो हमारा है, इस पर जो तीव्रता होगी उसकी दिशा क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए हमने बताया था पिछले वीडियो में कि हमेशा धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होती है उसका डायरेक्शन, उसकी दिशा चार्ज से, आवेश से बिंदु की तरफ, पॉइंट की तरफ होती है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से जो पॉइंट C पर इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका डायरेक्शन क्या होगा, चार्ज से पॉइंट की ओर। और निगेटिव चार्ज जो होता है इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, उसका डायरेक्शन पॉइंट से चार्ज की ओर होता है, पॉइंट से चार्ज की ओर। तो पॉइंट ये है, चार्ज ये माइनस Q है, इस डायरेक्शन में होगा। तो हमने इस डायरेक्शन में कह दिया इसकी इंटेंसिटी E1। हमने मान लिया कि माइनस चार्ज के कारण जो पॉइंट C पर तीव्रता होगी, इंटेंसिटी होगी, वो E1 है, उसका डायरेक्शन C से A की तरफ होगा। इसी तरीके से पॉइंट B पर जो प्लस Q चार्ज है, इसके कारण पॉइंट C पर जो इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, चार्ज से पॉइंट की तरफ। इस डायरेक्शन, जो ये डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में होगी। ये E2 हमने मान लिया कि माइनस Q चार्ज है, इसकी वजह से जो इंटेंसिटी है वो E1 है, और प्लस चार्ज जो है इसकी वजह से इंटेंसिटी E2 है। E1 और E2 के दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं। देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है। अब अगर हमको निकालना होगा E1 और E2 दोनों का रिजल्टेंट, परिणामी तीव्रता, तो क्या करेंगे भाई, अगर ये दोनों एक ही दिशा में होते तो जोड़ देते, विपरीत दिशाओं में होते तो एक में से दूसरे को घटा देते। ना ये एक ही दिशा में है और ना ये विपरीत दिशा में है। तब इसकी इंटेंसिटी कैसे निकाली जाए, परिणामी तीव्रता कैसे निकाली जाए, उसके लिए एक तरीका है। देखिए ये जो हमारी AB लाइन है, A से B तक, इसी के पैरेलल, इसके समांतर हमने एक लाइन ये खींच दिया। अब ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। अभी हमने इसीलिए समझा दिया इसको अलग से। ये कोण भी आपका थीटा होगा। और देखिए ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, ये दोनों थीटा होंगे। अब E1 का डायरेक्शन ये है और E1 इस लाइन से, अब देखिए थोड़ी देर के लिए इसको हम मिटा दे रहे हैं तो आपके समझ में आए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। E1 इस लाइन से थीटा कोण बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो E1 का रिजॉल्व पार्ट, घटक क्या होगा, अभी हमने बताया था कि किसी भी बल का घटक जिधर से कोण बनता है उधर काश घटक होता है।
तो E1 का इस डायरेक्शन में रिजल्ट पार्ट घटक क्या होगा? E1 cos थीटा। E1 cos थीटा होगा। और इसके परपेंडिकुलर E1 बीच में आए, E1 बीच में आना चाहिए और इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो नीचे ही होगा परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। अब देखिए आर की लाइन हम मिटा दे रहे हैं आपके समझने के लिए। ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा। देखिए E1 cos थीटा हो गया, E1 साइन थीटा हो गया और E1 बीच में आ गया। जिधर से कोण बन रहा था उधर cos घटक हो गया और उसके परपेंडिकुलर E1 बीच में आया तो नीचे की तरफ होगा। ऊपर परपेंडिकुलर तो ऊपर भी हो सकता है लेकिन E1 बीच में नहीं आएगा। तो इधर हो गया E1 cos थीटा, इधर हो गया E1 साइन थीटा। अब ये बात समझ में आ गई। चलिए इसी तरीके से E2 के भी हम रिजल्ट पार्ट निकालें। देखिए हमने बताया था कि ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। अब E2 इस डायरेक्शन में थीटा कोण बना रहा है तो E2 का जिधर से कोण बन रहा है उस तरफ घटक क्या होगा? रियल पार्ट क्या होगा? E2 का घटक इस डायरेक्शन में जिधर से कोण बन रहा है थीटा, cos घटक होगा। कोण जिधर से बनता है उधर cos घटक होता है, तो ये हो जाएगा हमारा E2 cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर E2 cos थीटा के परपेंडिकुलर E2 बीच में आ जाए तो ये ऊपर की ओर होगा। ये ऊपर की ओर होगा। ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। परपेंडिकुलर जो घटक होगा, लंबवत घटक जो होगा वो साइन घटक होगा। E2 साइन थीटा, E2 cos थीटा। E2 जिधर से कोण बना रहा है उधर cos घटक हो जाएगा तो E2 cos थीटा हो गया और उसके लंबवत ऊपर की ओर E2 साइन थीटा हो जाएगा। E2 बीच में आ गया। देखिए ये घटक निकाला है। अब अगर ये घटक निकल आया इतना तो अब हम E1 और E2 की बात नहीं करेंगे, अब हम इनके घटक की बात करेंगे, इनके जो रिजल्ट पार्ट हैं, क्योंकि हमने इनको बांट दिया दो भागों में। E1 को भी दो भागों में बांट दिया, E2 को भी दो भागों में बांट दिया। देखिए 4 बल हो गए, E1 के 2 घटक और E2 के 2 घटक, 4 बल हुए। अब हम देखें कि वो चारों बल का परिणामी क्या होगा। तो देखिए E1 साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, E2 साइन थीटा ऊपर की ओर लग रहा है। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं। इन्हीं चारों घटक की अब हम बात करेंगे तो परिणामी निकल आएगा। अब हमको सबसे पहला काम ये करना है कि जितना मैंने बताया ये सब थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर और B पर क्रमशः -q और +q चार्ज रखे हुए हैं। 2 आवेश हैं, -q और +q, आपको लिखना पड़ेगा। इनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर, यहां से यहां तक की दूरी मैंने कितना बताया था? r दूरी पर बिंदु O है। निरक्षीय स्थिति पर बिंदु O है, सॉरी निरक्षीय स्थिति पर बिंदु C है। बिंदु का नाम ये C है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब ये सारे घटक जो हमने बनाए ये आपको बना देना है। इसके बाद अब हमको लिखना है -q चार्ज के कारण बिंदु C पर तीव्रता। -q आवेश के कारण बिंदु C पर तीव्रता। E1 कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज Q अपान
उनके बीच की दूरी AC दूरी अभी हमने निकाला था, कितनी आई थी, अंडर रूट के अंदर r² प्लस l²। इसी तरीके से बिंदु B पर प्लस Q चार्ज के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु C पर तीव्रता, उसको हमने E2 से कह दिया है, वो भी होगी हमारी 1/4πε0। चार्ज कितना है, Q अपान दूरी वही होगी, BC दूरी भी अंडर रूट के अंदर r² प्लस l² होगी, जो अभी हमने निकाला था। अब देखिए E1 और E2 इन दोनों में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर हैं। E1 का मान भी 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट के अंदर r² प्लस l², E2 का मान भी 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट के अंदर r² प्लस l², दोनों बराबर हैं। अब ये बराबर हैं तो इसका हम प्रयोग कहां करेंगे, देखिए ये जो चारों बल हमने निकाले E2 sin थीटा और E1 sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। चित्र के अनुसार E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परिमाण में बराबर व दिशाओं में विपरीत हैं, अतः इनका परिणामी क्या होगा, शून्य होगा। अरे भाई चित्र के अनुसार E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों परिमाण में बराबर हैं। बराबर कैसे हैं, देखिए दोनों में sin थीटा है और E1 E2 दोनों वैसे भी बराबर हैं। तो इसी में अगर हम E1 में sin थीटा लिख दें और E2 वाले मान में sin थीटा लिख दें तब भी दोनों बराबर रहेंगे। तो दोनों परिमाण में बराबर हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं, तो एक में से दूसरे को घटाओगे तो 0 आएगा, तो इनका परिणामी क्या होगा, 0 शून्य होगा। चलिए इनसे फुर्सत मिल गई, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, इनसे फुर्सत मिल गई क्योंकि इनका परिणामी शून्य हो गया। अब बचा क्या, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ये देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो इनका परिणामी क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे। अब हमको E1 cos थीटा और E2 cos थीटा इनका परिणामी निकालना है। तो देखिए अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु C पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देखिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, भाई E1 और E2 इन्हीं दोनों का हमको परिणामी निकालना था, तो E1 के हमने 2 भाग कर दिए और E2 के भी 2 भाग कर दिए, 4 भाग हो गए। 4 भाग में 2 भागों से हमको फुर्सत मिल गई। E2 sin थीटा और E1 sin थीटा ये दोनों परिमाण में बराबर है, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन इनकी दोनों की अलग अलग है, इसलिए दोनों का परिणामी शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, 2 निकल गए, 2 बचे, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, इन्हीं दोनों को हम जोड़ दें।
ये हमारी आ जाएगी परिणामी तीव्रता। ई बराबर cos थीटा, अगर हम इसमें कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, E1 प्लस E2, या cos थीटा E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो हम इसको लिखेंगे, देखिए चलिए लिख देते हैं एक लाइन और, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो क्या करेंगे, किसी एक को लेकर दो से उसमें गुणा कर दें। तो E बराबर हमारा हो जाएगा cos थीटा इंटू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आ गई हमारी परिणामी तीव्रता। अब इसमें cos थीटा का मान निकालना है, और निकाल लेते हैं cos थीटा का मान। तो भाई ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है, इसमें cos थीटा का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण। यहां हम लिख देते हैं, चूंकि cos थीटा बराबर AO, देखिए ये एंगल है, इसके सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब, ये आधार, AO अपॉन AC। AO का मान कितना है, L अपॉन AC का मान कितना है, अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा का मान भी आ गया, यही cos थीटा का मान हम यहां लिख दें, L अपॉन अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो शुरू में ही छूट गया है, कि ये जो यहां पर जो डिस्टेंस लिखी गई है, ये डिस्टेंस स्क्वायर में होगी। जो इंटेंसिटी निकाली जाती है, तीव्रता निकाली जाती है, वो तीव्रता क्या होती है, आवेश बटे दूरी का वर्ग। तो ये जो दूरी लिखा हुआ है, सब में इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर, ये भी हो जाएगा स्क्वायर, यहां भी इसको हम स्क्वायर लिख देंगे, और ये भी स्क्वायर होगा, यहां भी ये स्क्वायर होगा, और ये भी स्क्वायर होगा। दूरी का वर्ग होता है, तो सब हमने जो दूरियां लिखी थी उनको हमने सब में वर्ग कर दिया। अब चलिए देखिए 2LQ, ऊपर क्या बचा 2LQ, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2LQ अपान, देखिए ये अंडर रूट में है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2, और ये स्क्वायर है तो अंडर रूट इसका हट जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इनका दोनों का जब हम आपस में गुणा करेंगे, ये आ गई हमारी परिणामी तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये 2LQ क्या होगा, ये होगा हमारा P का मान। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कितना होता है, कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, तो आवेश Q, दूरी 2L, इनका गुणनफल P होता है, इसको हम लिख देंगे P अपान, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर 1/2 घात है, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर 1 घात है, ये हमारा हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर घात 3/2।
गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, इसकी घात 1 और उसकी 1/2, 1 और 1/2 को जोड़ेंगे 3/2 आएगा। अब फिर वही काम करना पड़ेगा कि r की तुलना में l का मान बहुत कम है, क्योंकि r इज ग्रेटर देन l, तब l उपेक्षणीय होगा। l को हम क्या लिख देंगे, उसकी उपेक्षा कर देंगे r की तुलना में, तो l का मान 0 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, r स्क्वायर ऊपर घात 3/2, 2 से 2 घात कट जाएगी, 3 बचेगा। ये हमारा आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान r स्क्वायर के ऊपर घात 3/2 या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान r क्यूब। ये हमारा फार्मूला आ गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब इस पर आप चाहें तो सब पर जहां E लिखा है इन पर सब पर आप एरो लगा सकते हैं, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और तीव्रता सदिश राशि है, तीव्रता वेक्टर है, इसलिए उसकी दिशा होगी। तो ये देखिए जहां पर आपने E लिखा है, नहीं भी लगाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा देते हैं बहुत अच्छा रहेगा। जहां जहां E लिखा हो वहां वहां आप कर सकते हैं। तो मेरी समझ से ये हमने बहुत डिटेल में समझा दिया है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान r क्यूब, इतना आया है। अब ये हमको देखना है कि इसकी दिशा क्या होगी। देखिए जो E का मान आया है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसकी दिशा क्या होगी। देखिए इसकी दिशा E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा ने तो एक दूसरे को उदासीन कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, इनका परिणामी शून्य हो गया। तो बचा क्या था, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। इसकी दिशा क्या है, इस दिशा में है। तो परिणामी की दिशा क्या होगी, परिणामी तीव्रता की दिशा वैद्युत आघूर्ण की जो दिशा है उसके विपरीत होगी, P के विपरीत होगी, क्योंकि वैद्युत आघूर्ण की दिशा क्या थी, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। P का डायरेक्शन शुरू में बताया गया था कि वैद्युत आघूर्ण जब पढ़ाया था तो हमने उसमें बताया था कि P का डायरेक्शन क्या होगा। P का डायरेक्शन मीन्स वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण, उसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी, और यहां पर जो इंटेंसिटी आ रही है उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, इस डायरेक्शन में है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए, कभी कभी नीट वगैरह में या ऐसे कंपटीशन में सवाल में इसको पूछ लेते हैं, या यूपी बोर्ड में ही पूछा जा सकता है कि परिणामी तीव्रता की दिशा क्या होगी। तो निरक्षीय स्थिति पर इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट है, उस पर इंटेंसिटी जो होगी, तीव्रता जो होगी, उसकी दिशा P के विपरीत होगी, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर होगी, P से प्लस Q से माइनस Q की तरफ होगी। E का डायरेक्शन, परिणामी तीव्रता, ये जानते रहिए, बता दिया हमने इतना डिटेल में, बहुत इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप जब नोट्स बनाएंगे तो ये सारी चीजें आप अपने नोट्स में लिखेंगे, उससे ये फायदा रहेगा कि कोई चीज में छूटने नहीं पाएगी। मैंने सब डिटेल में अच्छी तरीके समझा दिया है।